देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज़ के पार्ट 5 के बारे में। क्योंकि इसके पहले हमने 4 पार्ट आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर आप इन सभी पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो इस पार्ट को देखने के पश्चात वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप सभी पार्ट्स को बेहद आसानी से देख सकते हैं। और यकीन मानिए साहब, अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन तक रोज़ आपने इसी तरीके के टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली है कि आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर लाएंगे और बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, जिससे आपका कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। अगर ये दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, तो इसमें जो है वो ऊष्मा का प्रवाह कैसे निर्भर करेगा। अगर इन दोनों वस्तुओं को हम एक पास कर दें, यानी कि एक दूसरे के पास टच करा दें, तो इस स्थिति में ऊष्मा का प्रवाह जो होगा वो किन बातों पर निर्भर करेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि उनके द्रव्यमान पे, उनके मास पे, या फिर उनके ऊष्मा की मात्रा पे, या फिर उनके विशिष्ट ऊष्माओं पर, या फिर उनके तापांतर पर। तो आप बताइए फटाफट कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह, चाहे वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह के बारे में बात करें तो वो उनके तापांतर के कारण जो है वो प्रवाहित होता है। यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस जहाँ होगा वहाँ ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वो ट्रांसफ़र होगी, प्रवाहित होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2008 में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह कैसा निर्भर करता है, उनके तापांतर के कारण। और एक चीज़ ये भी ध्यान रख दीजिएगा कि जो ऊष्मा होती है वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ चलती है। यानी कि जहाँ पे ऊष्मा का मान सबसे अधिक होता है, यानी कि उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की तरफ वो ट्रांसफ़र होती है। अगर हम इस क्षण के बारे में बात करें तो अगर हम यहाँ पे हीट दें तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो यहाँ पे गर्म होगा तो धीरे धीरे ऊष्मा किधर की तरफ ट्रांसफ़र होगी, इस साइड ट्रांसफ़र होगी। यानी कि गर्म से ठंडा की तरफ ट्रांसफ़र होता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि परम शून्य ताप क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फटाफट देख के बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु होता है, या फिर सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप होता है, या फिर वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, या फिर वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रवस्था में होते हैं। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप जल्दी से जल्दी बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो परम शून्य ताप है ये एक तरीके का ऐसा तापमान है जिससे कम तापमान संभव नहीं है। यानी कि ये न्यूनतम तापमान है, इससे कम तापमान क्या है, संभव ही नहीं है। ठीक है ना, ये सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है, इसी को हम परम ताप कहते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 केल्विन। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे कि परम शून्य ताप वह ताप है जिससे कम तापमान संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, ये सबसे कम तापमान है अब तक का ज्ञात सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है। इसकी वैल्यू 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है। कोई भी अगर फ्लूइड ले लें, कोई भी अगर तरल पदार्थ ले लें, तो इस स्थिति में अगर हम उसको गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो इस स्थिति में उसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कोई भी तरल पदार्थ को अगर हम यहाँ पे गर्म करते हैं तो इस स्थिति में उसकी घनत्व जो है वो कम होने लगती है। ठीक है, डेंसिटी लो होने लगती है उसकी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी तरल हैं उन तरल पदार्थ को गर्म करने पर उनका घनत्व जो है वो कम हो जाता है,
इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसे ध्यान रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल टाइप का है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में तापक्रम क्या होगा, यानी कि इसका जो है वो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ से कई चीज़ें आपको समझने को मिलती हैं कि कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो इस वैल्यू को आप याद रखेंगे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, मैं यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट के जो रूप में आपको यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका अगर सेल्सियस में मान निकालें, 0 डिग्री सेल्सियस पे इस तापक्रम को निकालें तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट पता है कि 36.89 होता है तो आप ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे। अगर नहीं पता है तो C/5 इक्वल्स टू F-32 और अपॉन 9 ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे F की जगह पे 98.4 रख दीजिए और उसके बाद से C की वैल्यू निकाल लीजिए। तो C की वैल्यू आप निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 36.89 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि इसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में तापक्रम क्या हो जाएगा, 36.89, ठीक है। तो ये जो है वो मनुष्य का सामान्य तापक्रम है फ़ारेनहाइट में और ये जो है वो डिग्री सेल्सियस में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, यानी कि ताप का जो पैमाना होता है, सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, केल्विन पैमाना और र्यूमर पैमाना, तो इसमें ऐसे कौन से पैमाने हैं जिसका जो है वो मान ऋणात्मक नहीं होता है, जिसकी वैल्यू ऋणात्मक नहीं होती है। तो फटाफट बताइए कि कौन सा है। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस बार बार करते रहिएगा जिससे ये भूले ना आपको। देखिए ताप में जो जिसका मान ऋणात्मक नहीं होता है वो है केल्विन पैमाना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका न्यूनतम ताप जो है वो 0 केल्विन होता है, इससे मतलब नेगेटिव की तरफ नहीं जाता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। इसके अलावा अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो आप सभी जानते हैं -273 डिग्री सेल्सियस भी होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू माइनस में भी है। फ़ारेनहाइट का मान भी माइनस में आएगा, र्यूमर का वैल्यू भी माइनस में होता है, लेकिन केल्विन की वैल्यू माइनस में नहीं होती है, ठीक है। तो केल्विन एक ऐसा पैमाना है जिसका ऋणात्मक मान नहीं होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक फॉर्मूला है जिसे आपको हमेशा याद रखना है, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध वाला। C/5 इक्वल्स टू F-32 और बटे में 9 बराबर K-273 और बटे में 5। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आप इसके इस टाइप के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। जो भी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध वाला क्वेश्चन आता है तो इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। साथ ही साथ ये भी प्रैक्टिस कर लें कि जो जल का क्वथनांक है, गलनांक है, वो सेल्सियस में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है और केल्विन में कितना होता है, ठीक है। र्यूमर में भी याद कर लेंगे। सारी चीज़ें आपके बुक में दी गई हैं, ज़रूरी नहीं कि सारा हम ही बताएंगे तो आप याद करेंगे। एक एक लाइन भी बारीकी तरीके से आप पढ़ते जाएंगे तो सारी चीज़ें तैयार होती जाएंगी। हम ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ऐसे बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा कि आधा चीज़ें छोड़ दिया जा रहा है, आधा चीज़ें नहीं छोड़ दिया जा रहा है। सारी चीज़ें अपने दम तक जितना हो सकेगा उतना आपको कवर कराएंगे, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि लगभग 80% चीज़ें हम टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, या फिर लाइव टेस्ट के माध्यम से, या फिर चैप्टर वाइज स्टडी के माध्यम से हम पूरा करवा दें, ठीक है। और बाकी 20% चीज़ें तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई वस्तु धन आवेशित होती है। मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाते वक्त ये बताया था कि कोई वस्तु धनावेशित कब होगी। जाहिर सी बात है कि कोई वस्तु है, उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन जो है वह निकल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है
और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण अगर किसी वस्तु में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो वस्तु कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि ऋण आवेशित हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ेगा, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एक पॉजिटिव चार्ज उस पर बढ़ जाएगा। तो इस स्थिति में कोई वस्तु धनावेशित तब होगी जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें मैंने आपको चैप्टर वाइज स्टडी में पढ़ा रखी है। तो अगर आपने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके फिजिक्स चैप्टर वाइज स्टडी के दौरान उस चीज़ को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बादल भूमि के सापेक्ष 2 × 10⁴ वोल्ट विभव पर है तथा भूमि से उसकी दूरी 60 मीटर है। जब भूमि पर बिजली गिरती है तो भूमि पर 65 कूलाम का आवेश स्थानांतरित होता है, तो किया गया कार्य कितना होगा। देखिए इसके लिए कार्य का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए पूछा जा चुका है और ये न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके लिए आपको क्या निकालना है, कार्य का वैल्यू निकालना है। और कार्य का फॉर्मूला आप जानते हैं किसी इलेक्ट्रिसिटी में, तो इलेक्ट्रिसिटी में कार्य का फॉर्मूला अगर हम विभवांतर और आवेश के रूप में देखें तो W बराबर V इंटू क्यू होता है। ओरिजिनल फार्मूला की बात करें तो V बराबर होता है W बटे में Q। तो अगर W के सापेक्ष निकालें तो W बराबर V इंटू क्यू हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, W बराबर V इंटू क्यू। अब V की वैल्यू दी गई है तो हम यहाँ पे V की वैल्यू लिख देंगे 2 × 10⁴ और इंटू Q की वैल्यू दी गई है 65, तो 65 लिख देंगे, गुणा करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जाती हैं, ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए एक तरीके से दिया गया है। सिंपल मेथड हम अपनाएंगे कि कौन सा मेथड हमारा सिंपल रहता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, W बराबर V इंटू क्यू। V की वैल्यू दी गई है पहले से, ठीक है, Q की वैल्यू भी दी गई है 65 कूलाम। सिंपली गुणा कर देंगे 1.30 × 10⁻6 जूल, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला बस आपको याद रहना चाहिए, W बराबर V इंटू क्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और भी इम्पॉर्टेंट है कि 5, 5 तथा 10 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, अगर 3 प्रतिरोध हैं, अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, अगर 3 प्रतिरोध हैं तो, ठीक है। और अगर श्रेणी क्रम में बात करें 3 प्रतिरोध हैं तो श्रेणी क्रम में अगर 3 प्रतिरोध हैं तो फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये दोनों फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो 1/r1 वाला लगेगा, ठीक है। तो अगर हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालें तो 1/r लिख देंगे बराबर 1/ पहला प्रतिरोध 5 है तो हम 5 लिख देंगे, दूसरा भी 5 है तो 5 लिख देंगे, तीसरा 10 है तो 10 लिख देंगे। इनका एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना, इनका एलसीएम हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 दूनी के 10, फिर 5 दूनी के 10 और फिर 10 से कम है 10, 2 2 4 1 5/10 हो जाएगा। और 5/10 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/r यहाँ पे लिख देंगे 1/r बराबर 1/2, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप अपने किसी भी वहाँ पे छोटा सा पेज भी मिलेगा तो आप उस पर बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, या फिर आप अपने पेपर पे भी सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, यही फॉर्मूला है 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सभी वैल्यूज़ को रख के एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं वैल्यू बदल देता हूँ, अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 12 है, तो इस स्थिति में आप समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों के लिए आप तुल्य प्रतिरोध निकाल के हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना आंसर आ रहा है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हल्के में ना लीजिए, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है कि किलोवाट घंटा मात्रक किसका है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत विभवांतर का है? बिल्कुल नहीं, विद्युत विभवांतर का तो वोल्ट होता है। विद्युत शक्ति का है? बिल्कुल नहीं, शक्ति का तो वाट होता है। विद्युत ऊर्जा का है? बिल्कुल। किलोवाट घंटा क्या है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विद्युत धारा और विद्युत ऊर्जा, ये दोनों चैप्टर मैंने इलेक्ट्रिसिटी में आपके फिनिश करा रखा है, तो आप फिजिक्स चैप्टर वाइज स्टडी को देख के, उस प्लेलिस्ट को देख के आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है विद्युत ऊर्जा निकालने का W बराबर V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, जहाँ V विभवांतर है, I धारा है और T समय है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले पे से रिलेटेड भी कई न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? ये क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है और 12th में भी पढ़ा है। तो लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। ऊर्जा संरक्षण से संबंधित किसका नियम है? लेंज का नियम है। तो लेंज का नियम कई बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो वो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देखिए साहब, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपके लिए हम रोज़ाना वीडियो बनाते हैं और बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। इसलिए आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है, चाहे वो कमी नज़र आ रहा है, चाहे अच्छाई नज़र आ रहा है, सारी चीज़ें आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप हमें बता भी सकते हैं। हम डेफिनेटली आपकी बातों को मान के उसमें सुधार करेंगे। और क्या चीज़ें देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।